कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं बीते हफ्ते के राउंडअप से जो 3 से 7 जुलाई तक का था। शुक्रवार को मार्केट की तेजी पर एक ब्रेक लगा, जहां पर कंटिन्यूसली मार्केट पूरे हफ्ते तेजी कर रहा था। वहीं कुछ प्रॉफिट बुकिंग के चलते मार्केट लाल निशान में बंद हुआ है। मार्केट ने एक बार के लिए ऊपर में ट्रैप लगा दिया है। मार्केट जब गुरुवार के हाई को क्रॉस कर शुक्रवार को ऊपर ट्रेड करने लगा, वहीं पर सारे जो बुल्स हैं वो ट्रैप में नजर आए और उसके बाद से जो धड़ाधड़ सेलिंग हुई उसमें सारे के सारे फंसते नजर आए। अब एक बार के लिए 19,500 का लेवल रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। निफ्टी कंटिन्यूसली 8 ट्रेडिंग सेशन में पहली बार जोरों से सेलिंग देखने को मिली, उसके बाद लाल निशान में बंद हुआ। ऊपरी लेवल्स पर मार्केट वॉलेटाइल हो रहे हैं, जो दर्शाता है कि बुल्स और बेल्स में अच्छी खासी लड़ाई चल रही है। अब 19,250 से 19,300 के बीच एक अच्छा सपोर्ट जोन बन रहा है। हो सकता है कि सोमवार को मार्केट में वहां पर वो लेवल पर टच करने के बाद जोरों से फिर से बाइंग देखने को मिले। मार्केट अभी चैनल रेजिस्टेंस के पास ही रुक रहा है। बुल्स अभी के लिए जल्दी से सरेंडर नहीं करेंगे। बुल्स के लिए 19,250 से 19,000 का जो लेवल है वो अगर कन्विंसिंगली अगर टूटता है तो बुल्स की कमर एक बार के लिए टूट सकती है। ये मार्केट में अभी भी तेजी का बाजार लग रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। हम कंटिन्यूसली 8 दिनों से चढ़ते चले जा रहे थे, तो प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी लग रहा है। एफआईआईज ने जुलाई महीने में करीब 10,000 करोड़ की बाइंग की है, जबकि शुक्रवार को भी उन्होंने 790 करोड़ की बाइंग करके सबको चौंका दिया है। रिलायंस रिटेल ने अपने अनलिस्टेड शेयरों की बायबैक की और कैपिटल रिडक्शन की नोटिस जारी कर दी है। कंपनी 1362 रुपए 1362 रुपीज के भाव से नॉन प्रमोटर शेयर्स की बायबैक करेगी, जिसके बाद कंपनी के शेयर सिर्फ प्रमोटर के पास ही रहेंगे। अनऑफिशियल मार्केट में रिलायंस रिटेल के शेयर की ट्रेडिंग करीब 2,500 रुपए के ऊपर चल रही थी, तो उन इन्वेस्टरों को अच्छा खासा नुकसान लग सकता है। आइडिया फोर्ज ने अपने इन्वेस्टरों को बंपर कमाई करा के दी है। इस शेयर का आईपीओ 638 रुपए से 672 रुपए का था। यह शेयर शुक्रवार को मार्केट में 93% के प्रीमियम के साथ डेब्यू कर गया। एनएसई पर 1305 रुपए पर ओपन होने के बाद 1344 का हाई लगा गया। शेयर ने 2 हफ्तों के अंदर में इतना जोरदार रिटर्न देकर आईपीओ मार्केट को एकदम गर्म कर दिया है। एनालिस्ट की माने तो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में शेयरों का भाव 1550 से 1700 रुपए तक जा सकता है। ज्वेलरी रिटेल सेंको गोल्ड का आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, जो कि तीसरे दिन 73 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। कंपनी का आईपीओ का टोटल साइज 405 करोड़ का है, जिसमें से 270 करोड़ का फ्रेश आईपीओ है। आईपीओ से पहले कंपनी ने 21 एंकर इन्वेस्टर से 121 करोड़ रुपया 317 के भाव से उठाए हैं। आईपीओ का बैंड अभी है 301 से 317 रुपए का। यूएस मार्केट भी 8 दिनों की कंटिन्यूअस गिरावट चल रही है। वहां पर जॉब्स डेटा उम्मीद से बेहतर होने की वजह से अंदाजा है कि यूएस फेड इस बार रेट्स को पॉज करने की मुहिम पर शायद कायम ना रहे और रेट हाइक होने के चांसेस ज्यादा है। चाइना ने 2 मेटल्स पर एक्सपोर्ट बैन लगाने से यूएसए और उसके साथ इंडिया को एक झटका दिया है। अमेरिकन कंपनी माइक्रॉन इंडिया में सेमीकंडक्टर में एक बहुत बड़ा निवेश करने के लिए तैयारी कर रही है। चाइना ने पॉल्यूशन कंट्रोल का हवाला देते हुए इस बैन को लगाया है। वहीं जापान, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसकी कंप्लेंट की है। चाइना ने जर्मेनियम और गैलियम मेटल्स को जो कि सेमीकंडक्टर्स के लिए खास यूज आते हैं, इन धातुओं पर बैन लगाने से सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। जी लिमिटेड ये कंपनी के अंदर में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निचले लेवल्स पर 205 के करीब मूड काफी पॉजिटिव नजर आया। जी सोनी का मर्जर, जो कि अभी के लिए एक बार टाल दिया गया है एनसीएलटी की तरफ से, 10 जुलाई तक का एडजर्नमेंट मिला है। सुजलॉन के बोर्ड ने 2,000 करोड़ उगाने के लिए कंपनी के बोर्ड की मंजूरी ले ली है। कंपनी ने शुक्रवार को एक्सचेंज को बताया। इससे पहले कंपनी ने बताया था कि कंपनी अपने कैपिटल बढ़ाने के लिए बोर्ड से अप्रूवल लेगी।
गौरतलब है कि कंपनी के शेयर 1.5 महीनों में 8 से 18 रुपए की छलांग लगा चुके हैं। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व $1.85 बिलियन बढ़कर करीब $595 बिलियन हो गया है। एफआईआईज की कंटिन्यूस खरीदारी के बावजूद फॉरेक्स रिजर्व $600 बिलियन के आंकड़े को काफी समय से पार नहीं कर पा रहा है। एफआईआईज की हाईएस्ट बाइंग अक्टूबर 2021 के समय $645 बिलियन का एफआईआई का आंकड़ा देखने को मिला था। उसके बाद से कंटिन्यूसली ये आंकड़ा घटते जा रहा है, कमी देखने को मिल रही है। एफआईआईज के मार्केट के बड़े पार्टिसिपेंट्स इन मैक्रो नंबर्स को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। गोल्ड 59,240 और सिल्वर 71,500 के आसपास के भाव एक दायरे में चल रहे हैं काफी कुछ समय से। वीक ग्लोबल क्यूज की वजह से गोल्ड में निचले स्तरों पर लेवाली की कमजोरी के कारण गोल्ड 60,000 के लेवल को पार नहीं कर पा रहा है। इसमें काफी दिक्कत हो रही है। इंडिया रुपी भी वीकनेस दिखा रहा है, जो 82.66 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि 30 मई के बाद का लोएस्ट लेवल है। एनालिस्ट रुपया 83 के आसपास जाता हुए देख रहे हैं। यूएस फेड की अग्रेसिव इंटरेस्ट रेट बढ़ोतरी इस साल रुपए में और गिरावट का कारण बन सकती है। ओलेक्ट्रा ग्रीन कंपनी को अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है, जो कि इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी ज्यादा बड़ा है। कंपनी को 10,000 करोड़ की इलेक्ट्रिक बसेस की सप्लाई का ऑर्डर मिलने के बाद से कंपनी के शेयरों में जैसे पर लग गए हैं। कंपनी के शेयर 52 वीक हाई पर 1251 का भाव दिखा गए। कंपनी को एमएसआरटीसी की तरफ से 5,150 इलेक्ट्रिक बस और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का ऑर्डर मिला है। कंपनी को इन बस की डिलीवरी 24 महीनों में पूरी करनी होगी। कंपनी अभी एक्सपांशन मोड में चल रही है। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की मर्जर की तर्ज पर ही आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मर्जर की तैयारी हो रही है। आईडीएफसी लिमिटेड के 100 शेयर के अगेंस्ट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 155 शेयर्स मिलेंगे। अभी पेरेंट कंपनी आईडीएफसी लिमिटेड का 40% स्टेक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड में है, जो मर्जर के बाद खत्म हो जाएगा। भारतीय एयरटेल के लिए नाइजीरिया से एक अच्छी खबर आई है। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट ने टेलीकॉम सर्विसेज पर 2 महीने पहले लगाया गया टैक्स का सस्पेंशन की अनाउंसमेंट के बाद से शेयरों में कुछ लेवाली देखने को मिली। एयरटेल का 31% बिजनेस अफ्रीका से आता है, जिसमें से 26% नाइजीरिया से आता है, जहां पर वो तीसरा लार्जेस्ट प्लेयर है। कल्याण ज्वेलर्स के शेयर्स में 6% का उछाल देखने को मिला। कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि उनकी रेवेन्यू में 34% का ग्रोथ आ रहा है। कंपनी ने बताया कि डोमेस्टिक बिजनेस के रेवेन्यू में 34% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर प्लस अक्षय तृतीया पर भी ये ट्रेंड बरकरार रहा था। आईओसी की बोर्ड ने 22,000 करोड़ के राइट्स इशू का अनाउंसमेंट शुक्रवार को किया है। गवर्नमेंट तीनों स्टेट ओन्ड फ्यूल रिटेलर्स पीएसयू में कैपिटल इन्फ्यूजन करना चाहती है, जिससे उनका नेट जीरो कार्बन एमिशन प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिले। एचएएल के शेयर्स में कुछ हलचल देखने मिली। कंपनी को डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 2 डॉर्नियर विमान बनाने का 458 करोड़ का ऑर्डर मिला है। पीएसयू बैंक्स में अच्छी बढ़त देखी जा रही है इस साल में। एनालिस्ट की माने तो पोस्ट कोविड सभी सरकारी बैंक्स ने अपने पोर्टफोलियो में से लॉस मेकिंग बैड लोन्स को क्लीन अप कर दिया है। अब उनकी बैलेंस शीट पर काफी सारा कैश बैलेंस है, जो कि सरकार को 2024 के इलेक्शन से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और रेलवेज पर खर्च करने के लिए रेडी क्रेडिट लाइन उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में काफी अच्छा प्रभाव आएगा। उम्मीद है कि बीओबी, पीएनबी, एसबीआई और कैनरा बैंक ने इस साल 50 से 100% का जो रिटर्न दिया है, उसमें और अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। तो चलिए अब निफ्टी के लेवल्स की बात करते हैं। निफ्टी 142 अंक बढ़कर 19,331 पर बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी 44,925 पर 177 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 65,280 यानी 560 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ है। अब बढ़ने वाले इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी ऑटो 2.32%, निफ्टी एफएमसीजी 1.43%, निफ्टी मेटल 1.13%,
निफ्टी और बैंक निफ्टी करीब 0.7% और 0.4% बढ़कर बंद हुए हैं। घटने वाले इंडेक्स की बात करें तो इस हफ्ते में लाल निशान में एक भी इंडेक्स नहीं था। इस हफ्ते बढ़ने वाले शेयरों की बात करें, ओलेक्ट्रा ग्रीन 26%, सनटेक रियलिटी, एसजीवीएन, पीएनबी, सुजलॉन, जी टेली, बीएसई, सीएट, एमआरपीएल, ये सारे शेयर 13 to 18% तक बढ़े। वहीं घटने वाले शेयरों की बात करें तो मैक्रोटेक डेवलपर्स, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटेलेक्ट डिजाइन, दीपक नाइट्राइट, डाबर, स्पार्क, मेगमनी फाइनकैम और इंडिया मार्ट, अंबुजा सीमेंट जैसे शेयर 3 से 4% तक घटे हैं। अब अगले हफ्ते की बात करें जो 10 से 14 जुलाई तक का है, करेक्शन तो है, अपने ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली भी हावी हो रही है। बुल्स डोमिनेट जो कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी ग्रिप ढीली होनी ही थी। शुक्रवार को प्रॉफिट बुकिंग का दिन था। अब नतीजों पर लगेगा दाव और निचले स्तरों पर हो सकती है खरीदारी, तो इस गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए। अभी भी बाजार के पास 19,200 से 19,200 का लेवल है जो सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है और वहां पर यह गिरावट रुक सकती है और उसके बाद फिर बड़े नतीजों को ट्रैक करेंगे। अब अगले हफ्ते इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड 12 जुलाई को उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाएंगे। फिर 13 जुलाई से एलटीआई एम एनएसई में और जेएसडब्ल्यू स्टील सेंसेक्स में शामिल हो जाएंगे और एचडीएफसी लिमिटेड इन दोनों एक्सचेंजों से बाहर हो जाएगा। अब अगले हफ्ते नतीजों पर लगेगी बेट, जिसमें 12 जुलाई को देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टीसीएस के रिजल्ट्स आएंगे। इसी के पीछे पीछे एचसीएल टेक के भी रिजल्ट्स 12 जुलाई को ही है। 13 जुलाई को विप्रो के और फेडरल बैंक के भी रिजल्ट्स आएंगे। 15 जुलाई को डीमार्ट के भी रिजल्ट्स आने हैं। यहां से रिजल्ट सीजन तेज होगा। वैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज के रिजल्ट से कोई खास उम्मीद नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनीज के भाव ऑल टाइम हाई से काफी नीचे चल रहे हैं, तो ये जितनी भी नेगेटिविटी है वो स्टॉक के अंदर में ऑलरेडी प्राइस्ड है। मैक्रो इवेंट्स की बात करें, 12 जुलाई का दिन एकदम खास है। इस दिन भारत के जून के सीपीआई के आंकड़े जारी होंगे। इंडिया के मई महीने के आईआईपी फिगर्स भी आएंगे और साथ ही साथ यूएसए के भी जून महीने के सीपीआई फिगर्स जारी होंगे। हमारे मार्केट्स कंटिन्यूसली जो अंतरराष्ट्रीय बाजार से जो डिविएशन कर रहे थे, जहां पर सारे इंटरनेशनल मार्केट्स में गिरावट थी और हमारी मार्केट कंटिन्यूसली अपनी ही चाल चल रहे थे, उसको मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग कर कर संभाल लिया है। अब सोमवार और मंगलवार को ये देखना है कि मार्केट 19,200 19,250 के लेवल्स पे सपोर्ट ले पाते हैं या साइडवेज मूवमेंट में चले जाते हैं। लास्ट कुछ दिनों में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी अच्छी मूवमेंट आई है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टरों के लिए अभी भी तेजी नहीं लग रही है। कोई यूफोरिया का माहौल नहीं है, क्योंकि ज्यादा करके रिटेलर्स के पास में स्मॉल और माइक्रो कैप जो हैं, उनके भाव अभी भी उनके लेवाली भाव से 30 से 40% तक नीचे चल रहे हैं। दादा, ये हमारी तरफ से डेटा और फंडामेंटल एनालिसिस था। अब आप बताएं कि आपको टेक्निकली मार्केट कहां लग रहा है। ओवर टू यू दादा। 10/7/2023 से लेके 14/7/2023 के बीच में बाजार का टेक्निकल्स क्या दिखा रहा है, ये बात करने के लिए अभी हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर बात करेंगे। डेली जैसे हम लोग बात करते हैं कि निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है नहीं है वीकली चार्ट के हिसाब से, आज कुछ हट के बात करेंगे क्योंकि वो टाइम आ चुका है। दैट्स मीन्स बाजार का जो स्थिति है अभी, मेरा जो डिफॉल्ट चार्ट है मैं इसी हिसाब से चार्ट देखता हूँ, इसी हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 19,331। जो लास्ट वीक में हम लोग बात किया था कि ऊपर में थोड़ा पॉज मिल सकता है, वो पॉज मिला है। बैंक निफ्टी में स्पेस था, बैंक निफ्टी रैली किया, बैंक निफ्टी भी लास्ट फ्राइडे थोड़ा रुक रुक के चला है। अब निफ्टी का अगर ये मेरा डेली चार्ट फॉर्मेशन है कैंडलस्टिक्स में, जैसे हम लोग आरएसआई देखते हैं ना, आरएसआई हम लोग जैसे यहाँ पर अगर ले लिया जाए तो निफ्टी का आरएसआई स्टोचैस्टिक्स एमएसीडी अगर हटा दूं यहाँ से, तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट।
उसके हिसाब से देखा जाए तो आरएसआई ओवरबॉट से थोड़ा रिएक्शन करके नीचे आया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। लेकिन ऐसा स्थिति में मैं कभी कभी, क्योंकि 65 डेज आरएसआई का जो यूज बहुत आदमी जानता भी है नहीं भी जानता है, ठीक है, अगर हम देखा जाए ये एडुकेटिव चैनल है, तो आज हम 65 डेज आरएसआई लेके बात करेंगे। बट ये क्यों 65 डेज आरएसआई लेके मैं अभी बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स दिस इज 65 डेज आरएसआई। देखा जाए तो पूरा हिस्ट्री में 65 डेज आरएसआई बिटवीन द 60 एंड 70, अबव 60, ये थोड़ा वैल्यूएशन के हिसाब से रीच वैल्यूएशन, फुलफिल वैल्यूएशन, दैट मीन्स हम लोग फंडामेंटली जैसे बात करते हैं ना, जैसे निफ्टी का पी रेशियो या निफ्टी का जो अर्निंग है, ये सब जो बात करते हैं, तो वहां पर अगर मैचिंग किया जाए तो टेक्निकली देखा गया कि 65 डेज आरएसआई जब जब 60 के ऊपर रहता है तब ये वैल्यूएशन थोड़ा रीच होता है निफ्टी का। उसके बाद अगर 65 डेज आरएसआई 65 के ऊपर चला जाता है तो इज अ हाईली ओवरबॉट जोन, एंड देयर आफ्टर 70 दैट मीन्स ए प्योरली ओवरबॉट जोन। सिंस 1994 ये जो हिस्ट्री है, 670 के पास गया है 65 डेज आरएसआई, दो से तीन बार देखा गया। 65 से 60 के बीच में काफी सारा बार किया है, लेकिन वो भी काउंटिंग में आ जाएगा। जैसे 14 डेज आरएसआई आप लोग यूज करते हैं, मैं डेली में 65 डेज आरएसआई यूज करने के लिए आप लोग को इस टाइम देखने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। क्योंकि देखिए लास्ट टाइम यहाँ पर क्या वैल्यूएशन था, मोटा मोटी 66 67, क्योंकि 65 के ऊपर, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगा, देन बाजार का जो फॉल हुआ था, फिजल आउट हुआ था ये यहाँ से, तो यही फॉल यहाँ तक ले आया था। इस बार रैली जो जिस हिसाब से चल रहा है, ये रैली अभी भी चलेगा मेरे हिसाब से, अभी तक चार्ट देख के जो समझ में आ रहा है। बट इन बिटवीन जो स्ट्रेच वैल्यूएशन में आया था, थोड़ा कूल डाउन होना चाहिए, थोड़ा करेक्टिव फेज थोड़ा सा छोटा सा, लेकिन उसके बाद ये रैली कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि चार्ट का जो प्रोग्रेस है मेरे हिसाब से अगस्त 10 तक बाजार में पॉजिटिविटी रह सकता है। चार्ट ये सिग्नल यही दे रहा है। टाइम फ्रेम के बारे में मैं बोल रहा हूं, लेकिन टाइम फ्रेम के बारे में कभी भी बाद में बात करूंगा। तो 65 डेज आरएसआई अभी जो वैल्यूएशन में है, अगर आप फंडामेंटली चेक करेंगे, क्योंकि आज टेक्निकल और फंडामेंटल का जो रिलेशन है, हम टेक्निकल्स थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं सीखने का, अभी भी सीख रहा हूँ। फंडामेंटल में जीरो है, लेकिन वैल्यूएशन अब अगर आप चेक करेंगे, जो लोग फंडामेंटली चेक करते हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे उन लोग को कि फंडामेंटली चेक कीजिए कि जब जब 65 डेज आरएसआई 60 के ऊपर या 65 के आसपास पहुंचता है, तब बाजार का वैल्यूएशन क्या होता है, चाहे वो पी रेशियो, जो भी आप लोग फंडामेंटल देखते हैं। तो अभी जिस हिसाब से फंडामेंटली आप देखेंगे, टेक्निकली अभी हम देख रहे हैं, तो बाजार के अंदर एक स्ट्रेच वैल्यूएशन समझ में आ रहा है, लेकिन ये हल्का फुल्का करेक्शन होकर फिर से बाजार एक पॉजिटिव जोन या अप ट्रेंड पकड़ सकता है, क्योंकि ये जो रैली का जो नेचर है वो काफी हद तक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली बन रहा है। तो इसी हिसाब से देखा जाए, निफ्टी यहाँ पर है, मतलब निफ्टी का 65 डेज आरएसआई यहाँ पर है, और अगर बैंक निफ्टी का 65 डेज आरएसआई देखा जाए, तो बैंक निफ्टी का 65 डेज आरएसआई यहाँ पर है। तो लास्ट टाइम बैंक निफ्टी का जो आरएसआई 65 जो 60 के ऊपर चला गया था, उसके बाद से बैंक निफ्टी में जो करेक्टिव फेज आया था, ये दिस जोन है यहाँ से। तो अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर स्पेस है। मैं ये चार्ट को डिस्क्राइब इसलिए कर रहा हूं कि अगर वैल्यूएशन की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर वैल्यूएशन उतना रिच नहीं है जितना रिच निफ्टी में है। तो अभी यही समझ में आ रहा है कि रैली बैंक निफ्टी में अभी भी बाकी है, तो वो निफ्टी को खींच सकता है। तो दैट मीन्स अ लिटिल बिट करेक्टिव फेज इन द निफ्टी, वेरी गुड फॉर द मार्केट। एंड बैंक निफ्टी जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रहा है, और काफी सारा न्यूज, जो लोग न्यूज फॉलो करते हैं, हालांकि मैं तो टेक्निकल्स देख के ही बात करता हूं, तो अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर हमको जो चार्ट दिख रहा है, उसके अंदर अभी भी रैली बाकी है। ये मेरे को बोलने का था अभी इस टाइम में। दैट्स वाई आज वीकली डेली के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा जगह में है। थोड़ा सा करेक्टिव फेज आ सकता है, आने से कोई खराब नहीं लगता है।
तो अब हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो सेगमेंट रहेगा वो चलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। दादा अब बात टमाटर की करते हैं। मैकडॉनल्ड्स ने अपने बर्गर्स में से टमाटर को हटा दिया है। टमाटर के भाव देश भर में 120 से 150 रुपए किलो तक जाने के बाद से ज्यादा फूड जॉइंट्स को अपने मेन्यू में से टमाटर को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। टमाटर प्रोड्यूसिंग एरियाज में हीट वेव और लेट मानसून की वजह से भाव जोरों से बढ़े हैं। इस तेजी के कारण तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 60 रुपए प्रति किलो के भाव से टमाटर रैशनिंग करने का ऑर्डर दिया है। दादा अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप 3 स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा। टेक्निकल टॉक में आज तीनों स्टॉक जो लेके हम लोग बात करेंगे, जो एडुकेटिव पार्ट है उसमें से हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज, नेलकास्ट एंड यस बैंक, वेरी इंटरेस्टिंग तीनों स्टॉक। पहले हेमिस्फेयर को लेते हैं। एनएससी में जितना दिन लिस्टेड हुआ वहां से अगर ट्रेन लाइन खींचा जाए तो एक रेजिस्टेंस जोन, दिस इज वीकली चार्ट। आप एक वीकली चार्ट के अंदर देखना चाहिए, यहां तक तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में आया। अब ये जो नया हाई बनने का कोशिश किया था, फेलियर हुआ है। ये यहाँ का जो जगह है उस जगह से थोड़ा सा ऊपर, अगर हम लोग यहाँ पर एक तो लाइन भी खींचे तो दिखा जाए, तो ये लाइन है। जब तक इसके ऊपर नहीं क्लोजिंग देता है एक हार्ड टॉप नहीं बनेगा, बट ये ट्रेंड लाइन को कोशिश किया था। अब एमएसीडी इज कंसर्न, वीकली एमएसीडी वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स वाई मैंने ये स्टॉक को चुना हूं आज, और इसको मैंने वॉच लिस्ट में डालूंगा। स्टोकेस्टिक्स लिटिल बिट कंसर्न एंड आरएसआई इज हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ 60 के आसपास में जाके वो रुका है क्योंकि नेगेटिव ट्रेंड है। अब देखना ये पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड, नेक्स्ट 3 वीक से लेके 3 महीना 3 महीना ये स्टॉक का बिहेवियर में क्या चेंजेस होता है कि नहीं होता है। मूविंग एवरेज मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिया हूं, वो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोग को बता रहा हूं कि 13 एंड 26 माई डिफॉल्ट सेटिंग। उसके बाद काफी सारा मूविंग एवरेज आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये स्टॉक मेरा रेडार में है, मैं इसमें वॉच लिस्ट में डालूंगा और इसका जो बिहेवियर है, जो चाल है, उसको समझने का कोशिश करूंगा मंडे ऑनवर्ड। नेक्स्ट स्टॉक है नेलकास्ट। आफ्टर ए फाइन वैली ये स्टॉक करेक्टिव फेज में आया था और ये एक सपोर्ट ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। यहां भी एक डाउन ट्रेंड लाइन मैंने खींचा हूं उसके ऊपर जाने का, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज यही है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर तो नहीं गया, लेकिन ये जो ब्लैक बार है अभी तक 3 हफ्ता हो चुका है, ना तो ये ब्लैक बार का ऊपर गया ना तो ये ब्लैक कैंडल का नीचे गया, और ये सपोर्ट जोन में है। कहीं ये नीचे में अगर ये जोन दैट मीन्स 87 टूट के बंद होता है तो ये स्टॉक के अंदर नेगेटिविटी फिर से आ जाएगा। अगर ये स्टॉक ऊपर में 97 जो फिगर है, ये कैंडल का हाई 96 97 के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है वीक टू वीक के बेसिस में, तो ये स्टॉक के अंदर एक फिर से मोमेंटम बनने का उम्मीद हो सकता है। क्यों हो सकता है? अब सपोर्टिंग इंडिकेटर के हिसाब से देखा जाए, एमएसीडी अभी तक घुमा नहीं, वीकली एमएसीडी, जो कि मैं इसके ऊपर काफी
गौर करता हूं, ये देखना चाहिए कि ये घूमता है कि नहीं घूमता है। नेक्स्ट जो है स्टोकेस्टिक्स, वो कोशिश तो कर रहा है नीचे से घूमने के, इंडिकेशन तो दे रहा है। अब देखते हैं कि इसका असर किस हद तक प्राइस चार्ट के अंदर पड़ेगा, वो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड से ही समझ में आएगा। आरएसआई 40 के आसपास से सपोर्ट लेके घूमने का कोशिश कर रहा है, पॉजिटिव नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये स्टॉक पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन चार्ट जिस हिसाब से पॉज लेके बैठा हुआ है, अब इतना सारा स्टॉक जो पॉजिटिव अप्रोच हो चुका है, जो नेगेटिव स्टॉक है क्यों नहीं चल रहा है, कहां पर सपोर्ट है, वो मैं ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स वाई ये स्टॉक जो है नेलकास्ट नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड मेरा रिडार में है। काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है यस बैंक। हाँ, ये बोलने का तो बात नहीं है, ये कोई भी ये स्टॉक आफ्टर ए बिग बिग फॉल, कभी तो 7-8 रुपया भी ट्रेड हो चुका है नीचे में, 7-8 रुपया, नीचे में 10 रुपया के आसपास, सॉरी 10 रुपीज। हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो ये स्टॉक नीचे में 10-11 के आसपास ट्रेड हुआ है, और हाँ, वही 10-11 से सपोर्ट लेके। अब इंटरेस्टिंग इसलिए है, आप लोग मूविंग एवरेज तो ड्रॉ कर लीजिए, ये जो क्लोजिंग है और बैंकिंग में जिस हिसाब से सभी स्टॉक में कुछ हलचल है, वीकली एमएसीडी लिटिल बिट कंसर्न, थोड़ा सा पॉजिटिविटी का इंडिकेशन मिल रहा है वीकली एमएसीडी के पास। स्टोकेस्टिक्स अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। आरएसआई वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये हमको देखना चाहिए नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। तो मिनिमम 3 सप्ताह, मैक्सिमम 3 मंथ के लिए इस स्टॉक को मैं रिडार में डालूंगा। क्या डेवलपमेंट हो रहा है चार्ट के अंदर, और भी चीज मैं चार्ट के अंदर देखूंगा, क्योंकि आप लोग को भी बोल रहा हूं कि ये जो गैप है, नाउ दिस गैप बिकम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया और रेजिस्टेंस जोन। देखना ये चाहिए कि 20 के ऊपर ये सस्टेन करता है कि नहीं करता है, तब जाके हो सकता है इस स्टॉक के अंदर एक नया तरीके से, या कोई नेगेटिव न्यूज से पॉजिटिव न्यूज की तरफ ये भाग भी सकता है, जा भी सकता है। तो दैट्स वाई दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। क्यों ये स्टॉक को मैं वॉच करूंगा, उसका बात तो हम बात कर ही लिए हैं। तो ये जो तीनों स्टॉक आज मैंने बात किया हूं, हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज, नेलकास्ट एंड यस बैंक, रिक्वेस्ट आप लोग को भी मेरे तरफ से है कि ये स्टॉक को आप देखिए, चार्ट को रीड कीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव फैक्टर देखिए, उसके बाद जैसे आप लोग का डिसीजन होता है वो डिसीजन में आप लोग जा सकते हैं। बट मेरे तरफ से ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। चार्ट स्टडी के लिए एज पर द एडुकेटिव चैनल इज कंसर्न, मैं इस स्टॉक को आज बात किया हूं। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। तीनों स्टॉक्स के बारे में जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। दादा, बनारस बेस्ड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का 500 करोड़ का आईपीओ 12 से 14 जुलाई को खुलेगा। बैंक अपने टायर 1 कैपिटल बेस कैपिटल की जरूरत को पूरा करने के लिए यह आईपीओ ला रही है। इस फ्रेश इशू का अलॉटमेंट 19 जुलाई, 20 जुलाई को खाते में क्रेडिट होगा और 24 जुलाई सोमवार को इसकी ट्रेडिंग शुरू होगी। अब दादा, अब आप जो ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में जानकारी देते हैं तो प्लीज बताएं दादा।
ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। बस अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा डिस्क्लेमर रहता है। दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही व्यू शेयर करते हैं। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो अपने कोई भी ट्रेड के लिए खुद की समझदारी या सेबी रजिस्टर्ड कोई भी एनालिस्ट की सजेशंस के हिसाब से ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।